में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आर्य सवाल किताब पूरी कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक के 73 प्रश्न को पूरे कर लिए हैं। तो 74वां प्रश्न आपके सामने है, तो आइए इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 8,67,943 में 7 का स्थानीय तथा जाति मान में क्या अंतर है। यहाँ पे हमें 7 के स्थानीय और जाति मान के अंतर ज्ञात करने हैं। तो आप लोग बचपन से इसे पढ़ते आ रहे हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी हम एक एग्जाम्पल लेके बता देते हैं आपको कि स्थानीय मान और जाति मान क्या होते हैं। तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 143। अब यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि 3 का स्थानीय मान क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 हमारे इकाई के स्थान पे है और 4 हमारे दहाई के स्थान पे, 1 हमारे सैकड़े के स्थान पे। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं पहले से। तो 3 इकाई के स्थान पे, इसलिए हम सिंपल सा 3 गुणे 1 कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है 3। यानी कि 3 का जो स्थानीय मान था वो हमें प्राप्त हुआ 3। उसी प्रकार से 4 का कोई स्थानीय मान पूछे तो आप सिंपल सा 4 गुणे 10 कर देंगे। अब यहाँ पे हमने गुणा क्यों किया 10 से, क्योंकि ये जो है आपका दहाई का स्थान है। तो इकाई का स्थान हो तो 1 से गुणा, दहाई का स्थान हो तो 10 से, उसी प्रकार से सैकड़े का स्थान हो तो 100 से आप गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है 40। उसी तरह से 1 से कोई पूछे 1 का स्थानीय मान, तो आप सिंपल सा 1 गुणे 100 कर देंगे। तो 1 गुणे 100 करने पे हमें प्राप्त होता है 100। तो ये था स्थानीय मान। तो आइए अब हम जाति मान देख लेते हैं कि जाति मान क्या होते हैं। तो इसी में हम देख लेते हैं, तो इसी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जाति मान आपसे कभी भी कोई पूछे तो दी हुई संख्या का जाति मान वही संख्या होती है। जैसे 3 का अगर जाति मान कोई पूछे तो 3 का जाति मान 3 ही होगा, 4 का पूछे तो 4 ही होगा, 1 का पूछे तो 1 होगा। यानी कि दी हुई संख्या का जाति मान वही संख्या होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो आइए प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 7 का स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि 7 हमारा हजारवें स्थान पे, क्योंकि ये हमारा इकाई का स्थान है, ये दहाई का है, ये सैकड़ा का, ये हमारा हजार का स्थान। तो हजार का स्थान है, इसलिए हम 7 गुणे 1000 कर लेंगे। तो 7 गुणे 1000 करने पर हमें प्राप्त होता है 7000। साथ ही साथ हम इसका जाति मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 7 का जाति मान 7 ही होगा। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 7। तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, अंतर पूछे तो हम माइनस कर देंगे। अगर यहीं पे आपसे पूछता कि दोनों के बीच के योग को बताइए, तो योग जब आपसे पूछता तो आप सिंपल सा यहाँ जोड़ लेते, लेकिन यहाँ पे अंतर पूछा इसलिए हम इसको घटा लेंगे। तो आइए इसको घटा के देखते हैं। तो 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 9, फिर यहाँ पे बचा 9 और यहाँ बचा 6। यानी कि जो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ वो है 6993। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो आइए 75वें प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो 75वें प्रश्न में लिखा है 6,89,235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। यहाँ पे हमें 9 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। वहाँ पे क्या था कि स्थानीय और जाति मानों का बताना था, लेकिन यहाँ पे 2 संख्या दी हुई है और दोनों के स्थानीय मानों का अंतर हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं। 9 का हम कर लेते हैं। तो 9 का स्थानीय मान यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 1000, यानी कि 9000। साथ ही साथ 3 का स्थानीय मान हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणे 10, क्योंकि 3 हमारा आप देख सकते हैं दहाई के स्थान पे है। तो यहाँ पे 3 दहा में 30 हो जाता है। अब अंतर पूछा इसलिए हम माइनस कर लेंगे दोनों को। तो माइनस करने पे यहाँ प्राप्त हो जाएगा 0 में 0 गया 0, 10 में 3 गया 7। उसी तरह से यहाँ पे बचा 9 और यहाँ बचा 8, यानी कि जो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ वो है 8970। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो आइए 76वें प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ए तथा बी पूर्णांक हो जहाँ बी बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी कि जो बी है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो दो पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे कि, यानी क्यू और आर को यहाँ पे 4 ऑप्शन में हमें सही व्यवस्थित रूप में बनाने हैं। तो आइए देख लेते हैं। प्रश्न करने से पहले हम जान लेते हैं क्यू का और आर का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ ए और बी का मतलब क्या होता है। तो क्यू का अर्थ होता है क्विटेंट, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में क्विटेंट कहते हैं। इन्हें हम हिंदी में भागफल के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ आर का अर्थ होता है रिमाइंडर, जिन्हें हम हिंदी में शेषफल के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसे शेष भी लिख सकते हैं।
तो अब बात आती है ए और बी। तो भागफल और शेषफल तो एकदम से क्लियर है कि Q से होता है क्विटेंट, इसलिए ये भागफल हो गया। R से होता है रिमाइंडर, इसलिए ये शेषफल हो गया। लेकिन यहाँ पे जो भाज्य और भाजक होते थे वो डी और स्मॉल डी और कैपिटल डी से डिनोट किए जाते थे, ना कि ए और बी से। तो आइए हम देख लेते हैं एक छोटा सा इक्वेशन, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये इक्वेशन मैंने अपने एक अलग वीडियो लेक्चर में, जिसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पर आधारित मैंने प्रश्नों को बताया था, उसमें मैंने ये इक्वेशन आपको बताया था कि ये इक्वेशन कैसे बनता है। तो आप उसको देख सकते हैं वीडियो को, और उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये था इक्वेशन, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि चारों ऑप्शन में ये इक्वेशन किस ऑप्शन में बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा एक यहाँ पे गलती हो गई है, आप इसे कर लीजिएगा। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यहाँ पे होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे ए क्यू प्लस आर, यहाँ पे आर क्यू प्लस ए, यानी सब में आप प्लस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला वाला इक्वेशन हमारा बिल्कुल सही है। साथ ही साथ जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसमें बी हमारा पहले कर दिया, और ए क्यू प्लस आर ये हमारा गलत हो जाता है, ये वाला भी गलत, और ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहला वाला इक्वेशन हमारा जब सही है तो नन नहीं हो सकता। तो आप इसे कर लीजिएगा, इस इक्वेशन को आप याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये 77वां प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्या ऐसी हो कि ए बी बराबर शून्य हो, यानी कि दो वास्तविक संख्या हमें रख लेनी है और दोनों का गुणा करने पे ए बी जो है वो शून्य के बराबर आना चाहिए। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन को हमें चेक कर लेना है कि ए बी बराबर शून्य किस में हो जा रहा है। तो आइए पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम रख लेते हैं ए गुणे बी, क्योंकि ए गुणे बी बराबर हमारा शून्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम चेक करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए बराबर शून्य हो और बी बराबर शून्य हो, तो कितना आ रहा है। तो ए को हम शून्य रख लेते हैं, बी को शून्य रख लेते हैं, गुणा करने पे यहाँ पे शून्य प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला फिर हम चेक कर लेते हैं बी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे लिखा ए बराबर शून्य अथवा बी बराबर शून्य, यानी कि या तो ए बराबर शून्य होना चाहिए या फिर बी बराबर शून्य होना चाहिए। तो एक बार हम ए को शून्य रख के देखते हैं और दूसरी बार बी को हम रख के देखेंगे। तो यहाँ पे बी हमारा शून्य नहीं होगा। तो जब शून्य का गुणा हम बी में करेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या में यदि शून्य का गुणा किया जाए तो सदैव हमें शून्य प्राप्त होगा। तो इसी को हम दूसरे वाले कंडीशन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है बी बराबर शून्य हो, तो यहाँ पे बी बराबर शून्य को हम रख लेते हैं, ए को हम शून्य नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ए गुणे शून्य बराबर शून्य हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अथवा दोनों में से प्रत्येक शून्य हो। अब कह रहा है कि यदि दोनों ही शून्य हो तो शून्य गुणे शून्य बराबर हो गया शून्य के। तो यहाँ पे हमें पता चला कि तीनों ही कंडीशन में ये शून्य आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है। तो आइए ऑप्शन सी को भी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है ए बराबर शून्य होना चाहिए और बी बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी हम यहाँ रख के देखते हैं कि ए को यदि हम शून्य मान लें, फिर बी को शून्य नहीं मानना है। इसका मतलब बी को हम 1 मान लें, 2 मान लें, 3 मान लें या फिर कुछ भी मान लें। तो कुछ भी आप मानिए, शून्य का गुणा यदि आप किसी भी संख्या में करते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में भी हमें शून्य प्राप्त हो गया। अगला देख लेते हैं डी ऑप्शन। डी में लिखा है बी बराबर शून्य हो और ए बराबर शून्य नहीं हो। तो यहाँ पे बी बराबर शून्य कह रहा है, तो ए को कह रहा है कि शून्य नहीं होना चाहिए, यानी 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए। फिर बी को 0 कह रहा है, तो अब बताइए 1 का गुणा शून्य में करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, 2 का करें तो भी हमारा शून्य ही प्राप्त होगा, 3 का करें तब भी शून्य होगा, यानी भी किसी भी संख्या का हम गुणा करते हैं शून्य में तो शून्य हमें प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में भी हमें शून्य ही प्राप्त हुआ। अब हमें देखना है कि चारों ऑप्शन में यहाँ पे शून्य ही प्राप्त हो रहा है, तो कौन सा सूटेबल ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तीनों को, कहने का अर्थ है कि बी हमारे सारे
कंडीशन को एक साथ फॉलो कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 78 में लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी कि दिए हुए ऑप्शन में से हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो या फिर स्वयं से विभाजित हो, वो सारी संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आइए बारी बारी से हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए हम चेक करते हैं। तो 0/0, तो 0/0 करने पे ये तो कट जा रहा है एक बार, लेकिन 0/1 करने पे हमें अनंत प्राप्त हो रहा है, जो कि गलत है। ये हो नहीं सकता सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसके बाद हम ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में 1 से ये कट जा रहा है और स्वयं से यानी कि 1 से कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर हमारे एक समान दिए हैं, जबकि हर हमारे एक समान होंगे तो इसका मतलब कि ये दो संख्या नहीं हुई बल्कि एक ही संख्या हो, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। अगला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। तो अगला ऑप्शन है 2 से। तो 2 से जब हम 1 से काटेंगे तो ये तो कट जाएगा। फिर स्वयं से देखते हैं तो 2/2, इससे भी ये कट जा रहा है। इसका मतलब कि जो 2 है वो हमारा सही ऑप्शन है। लेकिन हम 3 को भी चेक कर लेते हैं। तो जब हम 3 को चेक करते हैं तो 1 से ये कट जाएगा, फिर स्वयं से यानी कि 3/3 से भी ये कट जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन बात आती है कि यहाँ पे लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 और 3 में सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटा यहाँ पे 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो आइए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। अब हमें 70 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसलिए हम यहाँ पे 2 को रख लेते हैं। फिर इसके बाद 3 को रख लेते हैं, क्योंकि 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद हम 5 को रख लेते हैं। फिर 6 हमारी भाज्य संख्या है। इसके बाद हम 7 को रख लेते हैं। फिर 8, 9, 10 ये तीनों हमारी भाज्य संख्या है, जबकि 11 हमारी अभाज्य संख्या है। फिर 12 हमारी भाज्य संख्या है और 13 हमारी अभाज्य संख्या है। फिर 14, 15, 16 ये तीनों हमारी भाज्य संख्या है, जबकि 17 हमारी अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 18 जो कि भाज्य संख्या है, जबकि 19 हमारी अभाज्य संख्या है। तो 19 को हम रख लेते हैं। फिर इसके बाद 20, 21, 22 ये तीनों हमारी भाज्य संख्या है, जबकि 23 हमारी अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 24, 25, 26, 27 और 28 ये पांचों हमारी भाज्य संख्या है, जबकि 29 हमारी अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 30 जो कि भाज्य संख्या है, जबकि 31 हमारी अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 32, 33, 34, 35, 36 ये चारों हमारे भाज्य संख्या है, जबकि 37 हमारी अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद देख लेते हैं 38, 39, 40 ये तीनों हमारी भाज्य संख्या है, लेकिन 41 जो है ये हमारी अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 42 भी भाज्य है, जबकि 43 हमारी अभाज्य है। फिर 44, 45, 46 तीनों हमारी भाज्य संख्या है, जबकि 47 हमारी अभाज्य संख्या है। इसके बाद 48, 49, 50 और 51 और 52 ये हमारे पांचों भाज्य संख्या हैं, जबकि 53 हमारा अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 54, 55, 56, 57, 58 ये सारी हमारी भाज्य संख्या हैं, जबकि 59 हमारी अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 60 जो कि भाज्य संख्या है, लेकिन 61 हमारा अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 62, 63, 64, 65, 66 ये सभी हमारी भाज्य संख्या हैं, लेकिन 67 हमारी अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद देख लेते हैं 68, 69, 70 ये तीनों हमारी भाज्य संख्या है। इसका मतलब कि ये सारी हमारी अभाज्य संख्या है। तो आप इनको काउंट कर लीजिए और आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कि कितने सही हैं। तो आइए देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। कुल अभाज्य संख्या इसमें 19 है। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है
जिसमें लिखा है 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। यहाँ पे हमें योग ज्ञात करना है 50 तथा 90 के बीच। तो आइए इनके बीच के योग को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि 50 तथा 90 के बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं, फिर इसके बाद उन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले 50 जो कि हमारी भाज्य संख्या है, जबकि 51 भी हमारी भाज्य है, 52 भी हमारी भाज्य है, लेकिन जो 53 है वो हमारी अभाज्य संख्या है। तो 53 हो गया प्लस 54, 55, 56, 57, 58 ये सभी हमारी भाज्य संख्या हैं, लेकिन 59 जो कि अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 60 ये हमारी भाज्य है, लेकिन 61 हमारी अभाज्य है। फिर इसके बाद 62, 63, 64, 65, 66 ये सभी हमारी भाज्य हैं, लेकिन जो 67 है वो हमारी अभाज्य है। फिर इसके बाद 68, 69, 70 तीनों हमारी भाज्य हैं, लेकिन 71 हमारी अभाज्य है। फिर इसके बाद 72 जो कि भाज्य संख्या है, लेकिन 73 हमारी अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 74, 75, 76, 77, 78 ये सभी हमारी भाज्य संख्या हैं, जबकि 79, इसके बाद 80, 81, 82 ये सभी हमारी भाज्य संख्या हैं, लेकिन 83 हमारी अभाज्य संख्या। फिर हम कर लेते हैं 84, 85, 86, 87, 88 ये सभी भाज्य संख्या हैं, लेकिन जो 89 है वो हमारी अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 90 जो कि भाज्य संख्या है। तो आइए इन सबको हम जोड़ लेते हैं, हमारे आंसर प्राप्त हो जाएंगे। तो 3, 9, 12, 12, 1, 13, 7, 20, 20, 1, 21, 3, 24, 24, 9, 33, 33, 3, 36, 36, 9, 45, 45 को 5 हो गया, हासिल लगा 4, 4, 5, 9, 5, 14, 6, 20, 6, 26, 26, 4, 30, 3, 33, 33, 7, 40, 47 और ये 8 हो गया 55, 55 में 8 जब जुड़ा 63, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो आइए एक और प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 81 आपके सामने है, जिसमें लिखा था 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, यानी अभाज्य संख्याओं की संख्या हमें बतानी है। तो आइए देख लेते हैं। तो 110 और 120 के बीच हमें बताना है, इसलिए हम रख लेते हैं 111, फिर इसके बाद 112, फिर इसके बाद 113 रख लेते हैं, फिर 114, 115 हो गया, फिर इसके बाद 116, 117 और ये 118 और ये हमारा 119, क्योंकि 120 नहीं रखना है, इनके बीच पूछा है। तो आइए बारी बारी से चेक करते हैं। अब ये बताइए 2 से कटेगा तो नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पे सम संख्या होनी चाहिए। तो 3 से देखते हैं। तो दिए हुए अंकों का योग हमारा 3 आ गया, जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अगला देख लेते हैं। अब ये देखिए इकाई के स्थान सम संख्या है, तो ये भी हमारी 2 से विभाजित हो जाएंगे, इसका मतलब ये हमारी भाज्य संख्या हुई। आगे चेक करते हैं। तो 113, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से तो कटेगा नहीं, फिर इनके अंकों का योग करते हैं तो 1, 1, 2, 3, 5 हो जाते हैं, जो कि 3 से विभाजित नहीं होंगे। फिर आगे हम चेक करते हैं। तो आगे हम 5 से चेक करते हैं। तो 5 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक जो है वो हमारी 5 या 0 आनी चाहिए। तो आइए 7 से देख लेते हैं। 7 एकम 7, 4, 3, 43 नहीं कटेगा। फिर 11 से देख लेते हैं। तो 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं। फिर इसके बाद 17 से चेक कर लेते हैं, नहीं कटेगा। फिर इसके बाद 19 से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि 19 के पहाड़ा में 113 नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। फिर आगे देखते हैं 114, तो यहाँ पे लास्ट में सम संख्या आ गया, तो ये हमारा कट जाएगा। फिर आगे देखते हैं। ये देखिए लास्ट में इकाई अंक 5 या 0 आना चाहिए था, तो 5 से विभाजित हो जाता, तो ये भी हमारा नहीं होगा अभाज्य संख्या। फिर इसके बाद ये देखिए सम संख्या है, तो ये भी हमारा पहले ही कट गया। फिर इसको हम लोग बाद में चेक करते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, लास्ट में सम संख्या है, तो ये हमारी 2 से कट जाएगी। तो अब बच्चे हमारे 113, 117 और 119। तो 113 हमने चेक किया, लेकिन वो हमारा नहीं कट रहा है। तो आइए 117 को भी चेक कर लेते हैं। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो 1, 2, 7, 9 यानी दिए हुए अंकों का योग 9 आया, जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। अगला चेक कर लेते हैं इसको। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 1, 1, 2, 9, 11 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 एकम 7, यहाँ पे बचा हासिल 4, 4 9 हो गया 49, यानी 7 से ये कट जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर
बी है वो हमारा सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 113 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, बाकी सब कट जा रही हैं, इसलिए बाकी सब हमारी भाज्य संख्या हो गई। तो 110 तथा 120 के बीच सिर्फ एक अभाज्य संख्या है जो है 113। तो आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो इससे कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, यानी कि दिए हुए संख्याओं को हमें चेक करके बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो आइए इसको देख लेते हैं। 161, तो 161 को हम लोग देखते हैं तो इकाई अंक यहाँ पे 1 है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, फिर इसके बाद 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 तियां 21, ये कट गया, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगला देखते हैं, यहाँ पे 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं नहीं कटेगा, 9 से 9 दूनी 18 नहीं कटेगा, फिर इसके बाद 11 से तो कटेगा ही नहीं, 13 से देखते हैं, 13 कम 13, 9 बचा, 9 और 1 91, यानी कि 13 7 91, ये कट गया हमारा। फिर आगे देखते हैं, 3 7 10 3 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 5 35 2 नहीं कटेगा, फिर इसके बाद 11 से देखते हैं, 11 तियां 33 4 नहीं कटेगा, 13 से देखते हैं, 13 तियां 39 नहीं कटेगा, फिर 17 से देखते हैं, 17 दूना 34 3 नहीं कटेगा, फिर 19 से 19 दूना तो 19 दूना 38 नहीं कटेगा, फिर 21 से 21 नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग रहने देते हैं, आगे चेक कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हमें किसी पे नहीं लगाने हैं, क्योंकि ज़्यादा समय लगाएंगे तो फिर टाइम कम बचेगा। तो आइए ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं, अगर ये तुरंत कट जाएगा तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो देखते हैं इसको, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 4 3 7 7 14 नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से 7 छक्के 42 नहीं कटेगा, फिर 9 से देखते हैं, 9 से तो कटेगा ही नहीं क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है, तो 9 से भी नहीं कटेगा, फिर 11 से देखते हैं, 11 तियां 33, यहाँ बचा 10 नहीं कटेगा, 13 से देखते हैं, 13 तियां 39, बचा यहाँ पे 4 4 और 7 47 नहीं कटेगा, 16 17 से देखते हैं, 17 दूना 34, बचा यहाँ पे 9, तो 17 से भी नहीं कटेगा, फिर इसके बाद देखते हैं 19 से, 19 दूना 38 हो गया, बचा यहाँ पे 5 5 और 7 57, 19 तियां 57, यानी कि ये भी कट गया, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही था। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, जिसमें लिखा है प्राकृतिक संख्या n के लिए n के घाते 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी। यहाँ पे आप ख्याल रखिएगा कि n के घाते 3 माइनस n है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है ये प्राकृतिक संख्या जो है, अब प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो 0 को छोड़कर सभी संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो कह रहा है कि ये जो प्राकृतिक संख्या n है, n की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, या फिर हम 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, कुछ भी रख लें इनफाइनाइट तक। तो n के लिए ये n के घाते 3 माइनस n किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी, यानी कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो n के घाते 3 माइनस n के मान को पूरा काट देगी। तो आइए देखते हैं। तो n के घाते 3 माइनस n में सबसे पहले हम 1 को रख के देखते हैं। तो 1 के घाते 3 माइनस 1, तो यहाँ पे करने पे हमें प्राप्त होता है 1 के कम 1 माइनस 1 0, तो 0 हमारा तो हो नहीं पाएगा। तो आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2 के घाते 3 माइनस 2 रखते हैं, तो यहाँ पे हो गया 8, 2 के घाते 3 का मतलब 8 माइनस 2, तो ये हो गया 6 घाते 3 माइनस 3, 3 के घाते 3 माइनस 3 रखने पे 3 के घाते 3 का अर्थ हुआ 27 माइनस 3 24। फिर आगे देखते हैं 4 के घाते 3 माइनस 4, तो 4 चौके 16 चौके 64 में से 4 गया 60। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं चारों में से कि किस ऑप्शन से। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो 24 है वो हमारा 18 से नहीं कट सकता, तो ये तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया। फिर इसके बाद जो 6 है वो 12 से भी नहीं कट सकता, इसका मतलब 3 हमारा को काट देगा, 24 को भी काट देगा और 60 को भी काट देगा। फिर 6 हमारा ये भी 6 को काट देगा, 24 को भी काट देगा और 60 को भी काट देगा, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या दोनों में से हमारी 6 है, इसका मतलब ऑप्शन ए भी हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आइए इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3
यहाँ पे गलत हो गया ये, यहाँ पे होना चाहिए था 3 के घाते 4n माइनस 4 के घाते 3n। तो आप इसे याद रखिएगा, यहाँ पे 3 के घाते 4n है, फिर माइनस 4 के घाते 3n है। तो सदैव निम्न में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। अब कह रहा है क्या कि ये जो धनात्मक पूर्णांक, अब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, तो कोई भी संख्या यदि प्लस में है यानी कि पॉजिटिव में है तो वो हमारे धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम n को मान लेते हैं +1, फिर +2, फिर +3, इसी तरह से हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 मान के देख लेते हैं पहले। तो जब हम 1 मान के देखेंगे तो 3 के घाते 4n माइनस 4 के घाते 3n इन फॉर्म में हमें रखना है। तो यहाँ पे जब हम रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3 के घाते 4n। अब n की वैल्यू 1 रहेगी तो 4 गुणे 1 हो जाएगा, तो 4 ही हमें प्राप्त होगा, माइनस 4 के घाते 3n। फिर n की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो हमें 1 ही प्राप्त होता है, यानी कि घाते 3 ही रहेगा। तो 3 के घाते 4 हो जाता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, फिर माइनस 4 के घाते 3 का आते 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 81 में से जब हम 64 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 11 में से 4 गया 7, फिर 7 में से 6 गया 1, यानी यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 17। अब हमें चेक करना है कि 17 जो वैल्यू दी है वो ये किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 7 से तो कटेगा नहीं, 112 से भी नहीं कटेगा, 145 से भी नहीं कटेगा। इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है।